हेलो दोस्तों, मैं सुनीति फिर से आपका अपने चैनल हिंदी मिरर पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार लेकर आए हैं। प्रसाद जी ने मुक्ति चेतना को इतिहास से जोड़कर अपनी रचनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। पुरस्कार उनकी ऐसी ही एक रचना है। दोस्तों, आज की वीडियो आप पूरी जरूर देखना। यह कहानी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें नई वीडियो बनाने का और प्रेरणा प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी पुरस्कार, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है और यह उनकी एक प्रसिद्ध कहानियों में गिनी जाती है। इस कहानी की मुख्य पात्र एक तरुण आयु की कन्या मधुलिका है, जो कौशल राज्य के ही एक वीर सैनिक सिंह मित्र की पुत्री है। सिंह मित्र ने पूर्व समय में अपनी वीरता से कौशल राज्य के सम्मान की रक्षा की थी। चलिए अब हम संपूर्ण कहानी पर आते हैं। आर्द्र नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव ददुम्बी का गंभीर घोष प्राची के एक निर्भर कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का सुंदर समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हिम किरणों से अनुरंजित नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहितों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल, आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वर सस्त्ययन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़ कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत दिया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कौशल राज्य की ये कहानी है। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोठ होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। यह जो उत्साह मनाया जाता था, यह जो उत्सव होता था, यह कृषि के महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते थे। दूसरे राज्य से भी यहाँ पर राजकुमार आते थे। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। वह भी, जो मगध का राजकुमार था, वह भी कौशल राज्य में यह उत्सव देखने के लिए आया था। बीजों का एक बाल लिए हुए कुमारी मधुलिका, जो मैंने आपको बताया कि मधुलिका इस कहानी की प्रमुख पात्र है, महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का ही था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसलिए बीज देने का समय मधुलिका को ही मिला। सम्मान जो मिला वह मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कौशल वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ संशोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अभिनय रुखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर शर्म कणों की भी कमी न थी। वे सब बरौने से गूंथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की, यानी कि बिल्कुल कमी नहीं की, न ही देरी की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कुतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। जो राजकुमार आया था मगध से, वह अरुण जो था वह सिर्फ मधुलिका को ही देख रहा था। आहा, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ उसकी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी हुई थी कि मधुलिका ने सोने से कहा। जब उसने ऐसा किया तो महाराज को भी थोड़ा गुस्सा आया, और सब जितनी भी वहाँ लोग थे वह उसको देख रहे थे कि उसने यह क्या किया।
देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध, क्या बक रही हो? राज के अनुग्रह का तिरस्कार? तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है, फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। जो वहाँ का मंत्री था महाराज जी का, उसने ऐसा बोला कि तुम जो है, यह जो धन तुम्हें मिला है और इस धन को तुम अपने पास रखो, इस धन से अपने जीवन को सुखी बनाओ, और तुम्हारी इस धरती को चुना गया है तो इसको राष्ट्रीय नियम के अनुसार ही चुना गया है। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। तब मधुलिका जवाब देती है, महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। उसने महाराज को अपना खेत तो दे दिया जोतने के लिए, बोने के लिए, परंतु उसने कहा कि मुझे इसका मूल्य स्वीकार नहीं है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्री की यह एकमात्र कन्या है। जो मैंने आपको इसका थोड़ा सारांश शुरू में बताया था कि एक वीर सैनिक था सिंह मित्र, यह उसकी पुत्री थी मधुलिका, और यही मुख्य पात्र है। महाराज चौंक उठे। सिंह मित्री की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका की कन्या है। हाँ देव, सवनीय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को उस उत्सव के लिए चुनकर नियम अनुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भूमि संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। तब महाराज जी को इस मंत्री ने पूरी बात बताई कि इस तरह से हम इस खेत को लेते हैं। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जयघोष के साथ सभा विसर्जित हुई, खत्म हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरिपत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि को उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। सब जितने भी राजकुमार आए थे उनके लिए अलग से शिविर बनाए गए थे, और जो राजकुमार अरुण था वह भी अपने शिविर में था। उसकी आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर खड़ी, पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षणगण उग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा, एक क्षीण माधवीलता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है, सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पंद से। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत दिया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दुष्ट, तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका हो रही हो? तब उन्होंने पूछा कि तुम ही वही हो जो कल की संचालिका थी? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान? क्यों? आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्यों मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आहा, मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। मधुलिका बोलती है कि तुम अपने मार्ग चले जाओ। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठित में नहीं रहना चाहती, उसे अपनी राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ। आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती। उससे मुझे कितना ही दुख हो, वह तुम्हारा रहस्य, तब तुम्हारा रहस्य क्या है?
यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों में यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों से उसकी रतन किरीट चमक उठा। अश्वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुपुरष के नीचे छोटी सी पर्णकुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वही उसी से सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। यानी कि वो जंगल में ही रहने लगी। वहीं पर उसने अपनी कुटिया बनाई और जो रूखा सूखा मिलता वहीं पर वह खाने लगी। दुबली होने पर उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक का उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन सप्ताह महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकालीन की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठुठुर कर एक कोने में बैठ गई। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण की तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। जब 3 वर्ष पहले वहां पर अरुण आया था तो उसने उससे क्या कहा था, उसको वह बात याद आने लगी। वह अपने हृदय में पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों का स्मरण रख सकता था और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली दिशा में वह कहने का साहस करता। हाय रे विडंबना! आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने की विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनों को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कर रही थी। अब वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट होने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपने जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सासा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पति को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े हुए है। वह सासा चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को साहस प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर? अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु तुम नहीं मानी थी। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। जो अरुण था मगध देश का राजकुमार, उसको राज्य से निर्वासित कर दिया गया। अब वह कौशल में आकर अपनी जीविका खोजने के लिए आया था। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध का विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकालीन की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाली समीर, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गहवर के द्वार पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता था। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों के साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला इन्हें मैं कैसे छोड़ सकता और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते खाते, और अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर वह कह नहीं सकता था। नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बैठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आहा, मैं सचमुच आज तुम्हारी प्रतीक्षा करती राजकुमार।
अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युक्ति का वश स्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकी और ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बैठा दूं। मधुलिका अरुण के खन का आदक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य है मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना यह अस्वीकार न करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति और अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो। जो कहोगे वह करूंगी, मंत्र मुंह से मधुलिका ने कहा। अब ये दोनों जो हैं एक तरह से अपना प्लान बना रहे हैं वहां पर कौशल राज्य पर अधिकार करने का। स्वर्णमंच पर कौशल नरेश अर्धनिर्दित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। एक चामधारणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचलित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। आंख खोलते महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना लेकर आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका उसने प्रणाम किया। महाराज ने इसी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 वर्ष हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। वो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगल की भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा भूमि के समतल भी बनाने में। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर मैं निराश लौट जाऊं? सिंहमित्री की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं आमात्या को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। तो महाराज ने उसको वह भूमि प्रदान कर दी जो मधुलिका ने महाराज से मांगी थी। जय हो देव कहकर प्रणाम करती मधुलिका राजमंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावनी नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्य के पल संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे से मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर तब तो महाराज की आज्ञा से मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। वे संध्या हो चली थी। उस निमण वन में नवागत मनुष्य को देखकर पक्षीगण अपने नींद को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्वास करो, प्रभात में ही उस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित में स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक। अरुण, तुम्हारा साथ देकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में रात बिताओ, प्रभात से तो रोज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उस समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों की अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कटीली झाड़ियों से उलझती क्रम से बढ़ने वाली अंधकार में झोपड़ी की ओर चली। अब दोनों ने मिलकर, अरुण ने और मधुलिका ने वहां पर अपना कार्य शुरू कर दिया था। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह अभी भयभीत थी। तब है उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हो तो फिर सहसा सोचने लगी, क्यों सफल हो? श्रीवस्ती दुर्ग एक विदेशी अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई है। उसके पिता उसको बोल रहे हैं, सपने में आकर चेता रहे हैं कि तू यह जो कर रही है वह गलत कर रही है।
रात एक पहर बीत चली पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह अधेड़ बुन सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्री और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जा रही थी। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वे बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे हैं और आगे आगे एक वीरदांधेड़ सैनिक था। उसने बाएं हाथ से अश्व की बलगड़, दाहिने हाथ में नग्न खड़ग, अत्यंत धीरता से कुड़कुड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारों ने सड़क पर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है? पगली नहीं, यदि वही होती तो इतना विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कहो। श्रीवस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगस्त हो जाएगा। दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। अब जब मधुलिका को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने उन सैनिकों को बता दिया कि श्रीवस्ती पर अधिकार होने वाला है, लेकिन नाम नहीं बताया उसने। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका के अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रीवस्ती का दुर्ग कौशल राज का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों और उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया। अब वह केवल कई गांव का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना और द्वार खोला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरा। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसने अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते हुए महाराज को सावधान किया। वे अपने सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज के स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्री की कन्या है, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दी है। कैसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने इसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इस स्त्री ने मुझे यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वे गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र कर तुम चलो, मैं भी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्री की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है, सूचना देकर कि तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यही ठहरो, पहले उन आताताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रीवस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथों से जाने से बचा था। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। तो दोस्तों, इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर ये सब दिखाया है कि मधुलिका अपने देश के लिए अपने प्यार को भी भूल जाती है, न्यौछावर कर देती है। इसमें एक देशभक्ति का जज्बा दिखाया है। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण के देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राणदंड। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली से आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे दे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुए बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो दोस्तों, यह जयशंकर प्रसाद जी की कहानी थी, पुरस्कार मधुलिका की, जो कौशल का जो सैनिक था, वीर सैनिक, उसकी पुत्री थी। खेती को लेकर उसने पुरस्कार लेने के लिए मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं जमीन नहीं बेच सकती। उसके बाद अरुण उसकी जिंदगी में आया तो उसने उसका कहा कि श्रीवस्ती का तुम्हें मैं राजकुमारी बना दूंगा, रानी बना दूंगा। लेकिन तब भी उसके मन में कहीं ना कहीं रहा कि मैं एक वीर सैनिक की पुत्री हूँ, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। तो वह राजा से सब कुछ बजाकर बता देती है। लेकिन वह अपने जो उसका प्रिय था अरुण, उसके भी खिलाफ नहीं जाती और वह
कहती है कि मैं भी इसकी तरह अपराधी हूँ, मुझे भी प्राणदंड मिलना चाहिए, और वह उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको अगर यह कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हिंदी मिरर भी सुनीति के साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और हिंदी मिरर भी सुनीति के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें।